हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं वे हैं वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव से आप क्या समझते हैं? साधारण रूप से जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमें क्या हमारे मस्तिष्क में क्या कल्पना बनती है कि घने जंगल और साथ ही साथ उनमें रहने वाले पशु पक्षी। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे और किन प्रदेशों में किस प्रकार के जो वन हैं पाए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ का क्षेत्रीय तापमान क्या है, किस कारण से उसमें परिवर्तन आते हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष है देखने को नहीं मिलते और जिस प्रकार स्थानों में परिवर्तन होता चला जाता है उसी प्रकार जो वृक्ष है वो भी अपने वातावरण के अनुकूल ढलता है और वातावरण के अनुकूल ही वे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शलीमा है अपने साथ अपने स्कूल साथियों के साथ वे मनाली घूमने गई है। तो वे देखिए अब क्या बताना चाह रही है सलीमा। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। उसने अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि सब जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित शाल और शहगवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे थे। तो गिरिपाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि गिरिपाद में जो वन हैं वे उस वन में अधिकांश कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वे हैं शाल के और सहगवान। ये दो वृक्ष अधिकतर पाए जाते हैं। आगे देखिए, तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगे। उससे पता चलता है कि ये शंकुधारी वृक्ष थे। शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं ये देखिए, इनका तना कुछ इस प्रकार और फिर इनकी जो आकृति होती है वे कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार वो बढ़ती रहती है। तो सलीमा को कुछ इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिले जैसे जैसे वे आगे ऊपरी चढ़ाई की ओर चढ़ती जा रही थी और नुकीली धार वाली पत्तियां, उनकी पत्तियां भी कैसी थी जो भी जैसे कि ये मान लीजिए पत्तियां हैं, इसमें दिख रहा है ना कुछ इस प्रकार की पत्ती है। तो ये कैसी थी? नुकीली। ये मतलब यहाँ का हिस्सा बहुत लंबा और बहुत पतला था। तो कुछ इस प्रकार की पत्तियां उसे देखने को भी मिली। शंकोकार बितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उनका ध्यान गया। वे रोडोड्रॉन के फूल थे।
ड्रोन के फूल किस प्रकार के होते हैं? ये लाल रंग के होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमाचल की उत्तरी पहाड़ों जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि शिमला की तरफ, जो कि मनाली की तरफ, हालांकि शिमला भी हिमाचल में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ का क्षेत्रीय परिवर्तन मौसम के अनुसार बदलता रहता है। तो इस प्रकार का उसे पौधा देखने को मिला। साथ ही साथ मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी है। रोहतांग जो दर्रा है, वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। वहाँ पे छोटी छोटी घासें उगी हुई थी और कुछ स्थान जो थे, कुछ स्थान छोटी छोटी घासों से ढके हुए थे, कुछ स्थान पर बर्फ पड़ी हुई थी, अर्थात वो बर्फों से ढके हुए थे। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, वे एक तो नीचे मैदान में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, उसकी अपेक्षा जो ऊंचाई पे पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, उनमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण, कैसा होता है वे? जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार वृक्षों में भिन्नताएं देखने को मिलती है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। तो इस वातावरण के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आते रहते हैं। वास्तव में जो वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत को मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। कहने का मतलब ऊंचाई में तो परिवर्तन आता ही है। जब मैदान वाले इलाके पे देखा जाए, वहाँ के वृक्ष कुछ अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही जिसमें एक ऊंचा स्थान हो जहाँ तापमान में अलग प्रकार का परिवर्तन होता हो, तो वहाँ के जो वृक्ष होते हैं उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो वनस्पति की वृद्धि एवं तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ये किस किस पर निर्भर करती है? एक तो ऊंचाई और मैदानी इलाकों पे हमने देख लिया। और ये जैसे ढाल, मान लीजिए ढाल उसे कहते हैं कोई ऐसा स्थान जहाँ पर समतल भूमि ना हो, तो वहाँ का जो बसावी एरिया होता है, जो बसा हुआ एरिया होता है, तो उसका क्या होता है, थोड़ा ऊंचाई पर जो एरिया बचा रहेगा, बसेगा, या फिर कोई गांव हुआ वो पहाड़ों पर है, तो वहाँ के जो अधिकांशतः खेत होते हैं वे सीधे समतल नहीं होते, कुछ इस प्रकार से समतल नहीं होते, वे कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर एकदम
ढलुआ आकार के होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे ऊपर से एकदम, जैसे पर्वत होता है, पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी कुछ इस प्रकार से कुछ उसकी आकृति होती है। एकदम ये सपाट नहीं होता, ये जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ना, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं छत पे जाने के लिए, तो इसकी आकृति, ये जो भूमि है ढलाऊ आकार की, कुछ इसी प्रकार होती है। ठीक है, और साथ ही साथ मिट्टी की परत और उसकी जो मोटाई है, मिट्टी की जो मोटाई है, उसके अंदर मतलब इन सब प्रकार की जो भौगोलिक जो गुणवत्ताएं हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होता है तो उस प्रकार से जो प्राकृतिक स्थितियां देखी जाती हैं, बदलाव देखे जाते हैं, तो वे कुछ ये कारण भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी निर्भर होता है। और इसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है? किसी स्थान की वनस्पति कहीं भी, जैसे मान लीजिए कोई भी स्थान हो गया, मान लीजिए गुजरात एक तटवर्ती इलाका है, वहाँ का परिवर्तन भी चेंज है, सामान्य की तुलना से अलग है। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो उसके जो पश्चिमी तट पर, गुजरात के पश्चिमी तट पर भिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है, बहुत अधिक सघनताएं देखने को मिलती है। किसकी? वो भी वृक्षों की मिलती है, घने घने वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी प्रकार जब इस प्रकार के परिवर्तन होते दिखाई देते हैं तो ये कारण भी हो सकते हैं, जो कि पेड़ पौधे के आकार प्रकार परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार के कारण, कुछ इस भौगोलिक स्थिति के कारण वृक्षों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए गए हैं। इन इलाकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। वन जो हैं, इनमें क्या होता है, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान रहता है वहाँ पर जंगलों में वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, और साथ ही साथ उन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन होते हैं। तो इस प्रकार भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ के जो वन पाए जाते हैं वे सघन होते हैं और खुले वन के रूप में विकसित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले हम ये पढ़ें, उष्णकटिबंध जो प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सबसे पहले, इन सबसे भी पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। इससे क्या रहेगा ना, आपके दिमाग में क्या होगा, आगे जो भी शब्द आएंगे और आगे जो हम पढ़ेंगे उसे समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी और बेहतर समझ में आएगा। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये देखिए, ये हमारी रोज़ की क्लास में रहते ही हैं। तो ये हमें बता रहे हैं हमारे चंदा मास्टर।
चंदा जी मास्टर। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं। तो घास स्थलों के भी नाम होते हैं। कैसे नाम होते हैं? जैसे कि कई स्थानों पर अब इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, या फिर आप खुद अनुमान लगाइए, जिस पृथ्वी पर 97% जल हो वहाँ ऐसे वन की सघनता देखने को मिलेगी, और वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और भी प्राकृतिक चीज़ें अपने आप उगती चली जाती हैं और नष्ट होती चली जाती हैं। अपने आप वो वृद्धि होगी, फिर लास्ट में उसका अंत होगा, फिर वृद्धि होगी, फिर अंत होगा, फिर वृद्धि होगी, फिर अंत होगा। तो कहने का अर्थ ये है, साधारण रूप में जो उष्णकटिबंधीय स्थल है और शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल है, इनके अंतर्गत जो भी वन पाए गए हैं या फिर वन से संबंधित घास के मैदान पाए गए हैं, उसको अलग अलग देशों के नाम के, उनको मतलब मध्य नज़र रखते हुए उनको एक अलग अलग का नाम प्रदान किया है। मतलब उसको अलग अलग नामों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि घास के मैदान अगर कोई बोलता है तो ये तो उससे कोई पता नहीं चलेगा ना कि मतलब ये पूरे विश्व में न जाने कितने घास के मैदान होंगे। तो घास का मैदान कोई बोले और फिर एक तो साधारण सी इमेज बन जाएगी, हाँ ये घास का मैदान है। लेकिन अगर यही चीज़ बताई जाए कि घास का मैदान तो है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक और शीतोष्ण अटलांटिक वाले स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, या अलग अलग नाम से इनका नामकरण किया गया है स्थानों का। अब ये, इससे पहले ये देखिए, उष्णकटिबंधीय स्थल है कहाँ? अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। ये दो था ना, एक शीतोष्ण था, एक उष्ण था। तो ये है हमारा ग्लोब। देखा, हमने 6th क्लास में पढ़ा था ना ग्लोब, कितना काम आया ना ग्लोब हमारा। तो पहले समझिए, ये है ग्लोब और ये है विषुववृत्त रेखा जो कि 0 डिग्री से जा रही है। ओके, इसके साथ ही साथ इसके ऊपर हल्की सी 23.5 डिग्री पर कौन सी जाती है? कर्क रेखा जाती है, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मकर रेखा। ये ठीक है, समझिएगा अभी। ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। ठीक है, अभी थोड़ा स्पेस नहीं है, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में काम चलाना पड़ेगा। बात करी है इसने उष्णकटिबंधीय स्थल की, तो उष्णकटिबंधीय स्थल ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पे है। ओके, और ये भी 23.5 डिग्री पे है, ये वाली मकर रेखा। ओके, ये तो हो गई सिंपल चीज़। अब क्या बोला उसने? उष्णकटिबंधीय, ये वाला जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला उष्णकटिबंधीय हमने पढ़ा था। तो इस स्थान पर, ये इन स्थान पर जो भी प्रदेश शामिल हैं, पूरे ग्लोब को उठा के देख लिया जाए, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, ये जो 0 डिग्री जा रही है, ये विषुवत रेखा है और इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा किस पर है? 23.5 डिग्री। ये उत्तर में है और ये दक्षिण में। ये कभी मत लगाना भूलना,
क्योंकि ये नहीं अगर सही से नहीं दर्शाया गया तो फिर गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो क्या है, जो ये देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा कर्क रेखा, और ये बीच की जो है, ये बीच की ये विषुवत रेखा है। तो इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जो भी प्रदेश होंगे वे कहलाएंगे उष्णकटिबंधीय स्थान। ठीक है, ये उन्हें उष्णकटिबंधीय स्थान से नामा जाएगा। इसके साथ ही साथ बाकी के बचे शीतोष्ण कटिबंधीय, ये देखिए ये है ना शीतोष्ण कटिबंधीय, ये दूसरे स्थान पर। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो स्थान है वे कहाँ है, ये तो ध्रुव है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है यहाँ से बिंदु पे। तो इसका 66.5 ये जो ये होता है ना, ये होता है 66.5 डिग्री, 1/2। ठीक है, ठीक, यहाँ पे भी ये स्थिति है, यहाँ पे भी ये स्थिति है। तो ये इसे छोड़कर, इसे तो छोड़ दो, ठीक है, इसे छोड़कर यहाँ का जो भी प्रदेश आएगा, ठीक है, उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, जो स्थल होगा वे कहलाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ का भाग कहलाएगा वो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय। ओके, तो ये है, आप समझने में आसानी होगी। देखिए अब ये बात कर रहा है उष्ण कटिबंधीय नामक घास के संबंध में बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय में है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उन्हें सवाना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सवाना नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के जो घास के मैदान है उसे कंपोस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कंपोस नाम से। इसके साथ ही साथ वेनेजुएला है, वेनेजुएला का जो घास का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? लानोस, ठीक है, लानोस नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा अभी 3 घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय का। और जल्दी से अब शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल देख लेते हैं। ये देखिए, सर्वप्रथम अर्जेंटीना का जो घास का स्थल है उसे पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पास। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसे पेरियर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ दक्षिणी अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है वेल्ड। और साथ ही साथ मध्य एशिया का जो घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेपी। ओके। और ऑस्ट्रेलिया अंतिम नाम है, यहाँ जो घास का मैदान है उसका नाम है डान। ओके, ठीक है, ये हमने देखा। चलिए अब अपने यहाँ मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो हमने यहाँ पे का देख लिया था कि किस प्रकार जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक तो हमने देखा तापमान और वातावरण के का जो माहौल होता है वे सब देखा। और साथ ही साथ देखिए सेकंड में क्या बताया है, घास स्थल जो मध्यम वर्षों वाले क्षेत्रों में विकसित है। घास के जो स्थल हैं ये मध्यम क्षेत्र वाले स्थानों पर विकसित है।
कटीली कटीलेदार झाड़ियाँ, कटीलेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। शुष्क क्षेत्रों में कटीलेदार इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ जल की का अभाव रहता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं राजस्थान का जो स्थान है वे वहाँ पानी का अभाव है, तो वहाँ पे जो भी वनस्पति उगती है वे कटीली झाड़ियों के रूप में उगती है। ये तो भारत का ही एग्जाम्पल है। इसका विश्व के स्तर पे देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के देशों के नाम देखने को मिलेंगे। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना जो अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा की विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वन कहाँ पे, उपध्रुवीय प्रदेशों में, और जो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे, राजस्थान में देखी। और आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेश अर्थात जहाँ बहुत अधिक गर्मी रहती है, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। उष्णकटिबंधीय वही जो अभी हमने देखा था ना हमने मैप में, तो ये कहाँ से, ये भूमध्य सागर की तरफ से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ। स्थानों के नाम याद करते चलिए। देखिए, ध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, ओके, रेगिस्तान में कटीलेदार झाड़ियाँ, और आर्द्र प्रदेश जो होते हैं वे कौन से प्रदेश होते हैं, वे उष्णकटिबंधीय प्रदेश के ही अंतर्गत आते हैं। आगे, प्राकृतिक, ये देखिए कटीलेदार झाड़ियाँ यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिखा है। प्राकृतिक जो वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुणों एवं वहाँ प्रयास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं या प्राप्त करें। क्या आप जानते हैं, अब ये बताएगा हमें कि किस प्रकार की, इसकी बात कर रहे हैं हम, किस प्रकार के जो स्थान हैं वे देखने को मिलते हैं कई तरीके के देश से। इससे पहले हम इनको चंदा मास्टर जी की बात सुन लेते हैं, ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं? हाँ जी, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ओके, तो ये सब बातें ध्यान में रखते चलिए, आगे हम पढ़ेंगे तो आगे तो आएगा ही। फिलहाल
तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राज़ील का जो वन है सदाबहार वन, उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब देखिए कुछ नया रोचक, ये बता रहे हैं कि जो एंडाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है, यह है जो है मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर मगर जैसे बड़े जानवरों को मार और खा सकता है। तो एंडाकोंडा कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय जो भी वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वनों में एंडाकोंडा पाया जाता है। ये क्या करता है? ये मगरमच्छ जैसे शक्तिशाली जो जानवर है, पशु है, उसको भी मारकर खा सकता है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अकेले जाना मना है। हमने तो अभी यही देखा है ना। अकेले नहीं जा सकते उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। आगे देखिए वन के बारे में बता रहे हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और ये घन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये वही उष्णकटिबंधीय, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो भी बीच की विषुवत रेखा जारी है और उसके ऊपर जो 30.5 डिग्री पर कर्क रेखा है ना। ये देखिए ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है 30.5 डिग्री पर दक्षिण की, और ये उत्तर की है कर्क रेखा। इसके बीच, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय स्थल आते हैं। ओके, और शीतोष्ण की जब बात आएगी तो शीतोष्ण के स्थान कुछ यहाँ है। ओके, चलिए फिलहाल अभी हम ये देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं इस प्रकार के विशाल सदाबहार वन, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों के मोटे वितान के कारण दिन के समय भी सूरज का जो प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यह क्या होता है? आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष एवं रोजवुड और आबनुश, महोगनी, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वे पाए जाते हैं। वो भी उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, जो काष्ठ होती हैं, देखिए दृढ़ काष्ठ, अर्थात एक तो नर्म काष्ठ होती है जो कि बहुत आसानी से उसका उपयोग किया जाता है किसी भी कार्य के लिए, जैसे पेड़ पौधे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनानी हो, उनकी लकड़ों का उपयोग करना हो, तो वो तो उसे वे किस काष्ठ की सहायता से करते हैं, वे नर्म काष्ठ की सहायता से करते हैं। तो ये वही बता रहा है, जो ये उष्णकटिबंधीय नामक सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ के जो वन होते हैं वो दृढ़ काष्ठ के होते हैं। दृढ़ काष्ठ के अर्थात मोटे, हष्ट पुष्ट, और लकड़ उनकी कैसी होती है? जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। और यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वे हैं रोजवुड, हमने देखा रोजवुड, और अबनूस, और साथ ही साथ महोगनी। इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत। और
क्या देखा था हमने, देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय नामक प्रदेशों में जंगल पाए जाते हैं, जो वृक्ष उनके अंदर ढेर सारे जो वृक्ष पाए जाते हैं जंगलों के अंतर्गत, वे क्या कह रहा है, वे मौसम की यहाँ पे शुष्कता कभी नहीं होती। वो भी इसलिए क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं जंगलों में, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने मिलके पत्तियाँ, ठीक है, ये एक पहले पेड़ की पत्तियाँ, ये लो ये दूसरे पेड़ की, ये लो ये तीसरे पेड़ की, ये लो ये चौथे पेड़ की। तो इस प्रकार अनंत वृक्ष हैं वहाँ पे। इसी कारण की वजह से क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वे धरातल पर नहीं गिरती, वहाँ पड़ ही नहीं पाती, और जिस कारण उनके वहाँ का जो भूस्थल है उनमें कुछ नमियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इसी कारण की वजह से जो वहाँ के जो भी वृक्ष हैं, जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, मतलब उन पर रोशनी पड़ती है, तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो वृक्ष अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर शुष्क जो मौसम है कभी शुष्क नहीं होता। अर्थात तो ऐसा नहीं है कि कभी मतलब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो और जल का अभाव हो, ऐसा नहीं होता इन क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि जो वनों की जो पत्तियां हैं, जो वन है, वे बहुत अधिक सघन है, बहुत अधिक सघन। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, इसी में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती ये क्या है, मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती से आप याद रखना, पाती अर्थात ये जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ, पड़ अर्थात जो छोटे छोटे कण उनके धरातल पर आकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कौन से वन है, ये मानसूनी वन है, मतलब ये मौसम के अनुसार इन जो वन हैं, जो वृक्ष हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। भारत जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य एशिया के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन की बात कर रहा है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में क्या पाया जाता है, कुछ इस प्रकार के मानसूनी वो पाए जाते हैं, हाँ, मानसूनी वन पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षण करने के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, पत्तियाँ झाड़ देती है, और साथ ही साथ इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्ष को साल, सागवान, नीम और शीशम हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्यात सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार इस प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। तो क्या होता है इसमें, ये जो पर्णपाती वन है, यहाँ ये मौसम के अनुसार अपना स्वरूप बदलता रहता है, और साथ ही साथ ये जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्ष एवं पत्तियाँ
झाड़ देती हैं। किस वजह से फल और पत्तियां इनमें मतलब पूर्ण रूप से झाड़ देती हैं? वे मौसम के अनुसार परिवर्तन जब होता है तो इस प्रकार की क्रिया होती है। आगे ये क्या कह रहा है? इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष हैं, दृढ़ काष्ठ अर्थात दृढ़ मतलब मजबूत, काष्ठ मतलब लकड़ियाँ जो भी प्राप्त होती है वृक्षों से, तो वही कह रहा है, वही है कि जो दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष हैं, आप देखिए ये वृक्ष के नाम है शाल, शाल नामक वृक्ष। ओके, कौन सा? एक शाल का वृक्ष है, एक सहगवान का है, एक नील का है और एक शीशम का है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं ये हमने देख लिए हैं। शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। आगे चलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मैंने बताया था शीतोष्ण वाला हिस्सा है, वे कहाँ पर है? तो उन प्रदेशों और राज्यों में ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे जैसे दक्षिण एवं पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांझ चीड़ यूके जो यूकेलिप्स का जो वृक्ष होता है वो होता है सफ़ेदे का। ठीक है, तो ये सफ़ेदे का भी पेड़, और साथ ही साथ इस प्रकार के प्रदेश शीतोष्ण सदाबहार प्रदेश कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ओके, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। और इसके अलावा यूकेलिप्टस जो है वृक्ष, ये सफ़ेदे का पेड़, ये अधिकांशतः क्या करता है? ये पृथ्वी में जो जल होता है बहुत अधिक मात्रा में ये अवशोषित करता है। बांझ चीड़ यूकेलिप्टस, ये सब जो भी पेड़ होते हैं ये क्या होते हैं? ये दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी जो शाखाएं हैं, जो तने हैं, वे बहुत अधिक दृढ़ और मजबूत होती हैं, और दोनों प्रकार के जो वृक्ष हैं वे पाए जाते हैं। ठीक है, दृढ़ और मुलायम। आगे ये देखिए शीतोष्ण सदाबहार का एक चित्र दे रखा है। ये देखिए नीचे घास, हमने घास के बारे में पढ़ा था ना, घासी मैदान, तो वहाँ मैदान भी होते हैं, मैदान तो होते ही हैं, घासी मैदान, ठीक है, वनों के आसपास होते हैं। और ये हैं वन पूर्ण रूप से। आई थिंक मैं कुछ बोले जा रही थी, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं अब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये कहाँ पाया जाता? ये जो भौगोलिक स्थिति बता रहा है ग्लोब की उच्च अक्षांश की ओर
बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश, ये देखिए इसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अब ये उच्च अक्षांश की बात कर रहा है तो ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर्णपाती वन मिलते हैं और साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, चीन, चाइना में पाया जाता है, इंग्लैंड में पाया जाता है और तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अपनी पत्तियां जो हैं सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं, अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं, अर्थात बहुत अधिक जब जो मौसम होता है उसका तापमान अधिक होता है उस समय यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बंज, एश और चीर आदि हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फ्रीजेंट एक मोलान जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो कौन से पक्षी पाए जाते हैं? मंज, एश, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि। मोलाना और फिजेंट ये एक प्रकार से पक्षी का नाम है, पक्षी की एक प्रजाति है, यह भी यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? मोनाल पहली, दूसरी फ्रिजेंट। ओके, ये देखिए ये कुछ चित्र दिखा रहा है। मोनाल इस प्रकार का होता है, मोनाल अभी जो हमने पढ़ा, मोनाल। यह है फ्रिजेंट। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं